दोस्तों, भूपटल पर पाए जाने वाले चट्टानों के बहुत ही बारीक महीन चूर्ण जिसमें पेड़ पौधों को उगाने की शक्ति होती है, उसी को मिट्टी कहते हैं। दोस्तों, मिट्टी का निर्माण चट्टानों से कई तरीके से होता है, जैसे कि बहुत तेज गर्मी से चट्टान फैलते हैं धूप से, और फिर एकाएक ठंडी से चट्टान सिकुड़ते हैं। ये फैलने सिकुड़ने के कारण ऊपर से चट्टान क्रैक करते हैं, और बार बार वो टूटा हुआ क्रैक जो कण होता है उस फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है। इस तरीके से बहुत महीन कण में बदल जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो वहाँ बारिश होती है वो बार बार चट्टानों को पड़ के उसे घसता है, उससे भी उसके महीन कण बाहर आते हैं, और हवाओं के द्वारा भी एक कण बाहर आते हैं। इसके साथ साथ उस इलाके में वहाँ जीव जंतु कैसे रहते हैं, उसके अंदर बारीक जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं वो अपने अंदर मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, उससे भी चट्टानों का टूटना होता है। और इन सब के साथ साथ सबसे प्रमुख कारण वहाँ की जलवायु होती है। दोस्तों, अलग अलग जगह की, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि चट्टानों से मिट्टी बनने की प्रक्रिया वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है, तो हमारी पृथ्वी पर अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु होती है। और जब अलग अलग जगह की अलग अलग जब जलवायु होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ की मिट्टियाँ भी अलग अलग होगी। हालांकि मिट्टी का निर्माण में वो चट्टान किस चीज़ से बना है, चट्टान के अंदर कौन कौन से तत्व थे, इस पर भी कौन सी मिट्टी बनेगी ये तय होता है। लेकिन दोस्तों, मिट्टी का निर्माण का प्रमुख भूमिका तो वहाँ की जलवायु के आधार पर ही तय होती है। दोस्तों, मिट्टी का वर्गीकरण की बात करें तो मिट्टी के वर्गीकरण का बहुत सारा आधार है, जैसे कि उसके उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उसके रंग के आधार पर, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, और तीसरा उसके कणों की प्रकृति के आधार पर, जैसे उसके कण, मिट्टी के कण की प्रकृति क्या है, और चौथा चीज मिट्टी जिस चीज से बनी है, जैसे कि जो चट्टान से बनी है उस चट्टान में कौन कौन से तत्वों की बहुत ज्यादा प्रमुखता है, इसके आधार पर भी तय होता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर भारत के परिवेश में बात करें तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को 8 भागों में बांटा जाता है। दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये अब आपके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की बारी शुरू होती है। भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों को 8 भागों में बांटा जाता है। पहला सुनते रहिए, जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल या पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी अलग अलग नहीं है, लाल और पीली मिट्टी एक साथ है, चौथा लैटराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठवां रेगिस्तानी मिट्टी, सातवां लवणीय मिट्टी, और आठवां जैविक मिट्टी। दोस्तों, ये आठों याद करके रखिएगा, और इसके बाद जो मैं आठों का जो प्रकृति बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पाया जाता है वो भी आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जो भारत के 40% भूभाग पर अकेले फैला है। मतलब दोस्तों, जो मैंने मिट्टी का 8 प्रकार बताया उसमें से एक अकेला जलोढ़ मिट्टी 40% भाग पर फैला है। दोस्तों, अगर जलोढ़ मिट्टी का देश में फैलाव की बात करें तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है और तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तटीय मैदान में पाया जाना बोलना ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, तटीय मैदान किसको कहते हैं समझ लीजिए। दोस्तों, भारत में जो समुद्र तट है वो समुद्र तट जो है उसके एक तरफ समुद्र रहता है और अंदर तरफ पहाड़ रहता है, और वो पहाड़ या पठार रहता है। तो समुद्र और पहाड़ के बीच में एक पतला एक पट्टी होती है जो पूरा मैदान की तरह रहता है, उसी को तटीय मैदान कहते हैं। ये तटीय मैदान कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और फिर गुजरात के तटीय क्षेत्र में भी तटीय मैदान उपस्थित है, उसी को तटीय मैदान कहते हैं। और दोस्तों, आसान भाषा में कहे तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान के पूर्वी भाग में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात के मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पर्याप्त मात्रा में है। दोस्तों, अगर इस मिट्टी के तत्वों की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि किस मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की अधिकता होती है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, तो आप उसमें क्वेश्चन बना के आइएगा। एक क्वेश्चन अक्सर लोग छोड़ देते हैं, आप वहां पर बाजी मारिए। फिर से सुन लीजिए, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस नहीं पाया जाता है, कमी होता है। और इसमें होता क्या है? इसमें पोटास, चूना और कैल्शियम की अधिकता होती है। एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज को। और दोस्तों, ये मिट्टी बहुत अच्छा खासा उपजाऊ होता है, और इसके अतिरिक्त ये मिट्टी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के बेसिन में भी पाया जाता है। ये चीज को अच्छे से नोट करके रखिएगा, ये आपके बड़े काम का चीज है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं काली मिट्टी की। दोस्तों,
काली मिट्टी को सबसे पहले जान लीजिए, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी भी कहते हैं और इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। एकदम ध्यान से रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। और दोस्तों इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। दोस्तों एकदम पॉइंट को नोट करके रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी मिट्टी का निर्माण लावा बेसाल्ट चट्टानों का टूटने से हुआ। बेसाल्ट वर्ड देख लीजिएगा ना, बस काली मिट्टी है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, काली मिट्टी। एकदम दिमाग में बैठा कर रखिएगा। और दोस्तों इस मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की बात करें तो इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। एकदम इस चीज को दिमाग में रखिएगा, आपका एकदम धड़ाधड़ काम बढ़ेगा एग्जामिनेशन में। और दोस्तों क्या मैं बताया, इस मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है, लोहा और एल्युमिनियम की। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया कि मिट्टी कपास मिट्टी भी कहलाती है, इसलिए कपास की मिट्टी के लिए और गन्ने के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा आइडियल होती है। दोस्तों इस मिट्टी की खासियत ये होती है कि ये जो मिट्टी होती है ना, अगर जैसे कि गर्मी पड़े और ऊपर का नमी अगर खत्म हो जाए, लेकिन ऊपर का नमी सूख भी जाए ना तो भी अंदर में नमी बना रहता है। मतलब कि अगर सूखा पड़ने पर भी इसमें अगर कुछ फसल डाली जाए तो पानी की कमी पर भी इसमें फसल खड़ी रहती है। और दोस्तों इस मिट्टी की खासियत बता दूं, इस मिट्टी में दरारें पड़ती है। दोस्तों जिस खेत में जिस मिट्टी में दरार पड़ती है समझ लो मिट्टी उपजाऊ होगी। रीजन आपको बता रहा हूँ, जब मिट्टी में दरार पड़ती है तो उस दरार के थ्रू ऑक्सीजन अंदर तक एंट्री ले लेता है और जब फिर इसको जोता जाता है तो ऑक्सीजन अंदर तक पूरा खेतों में मिल जाता है, जिसके वजह से उसमें फसल बहुत अच्छा होता है। दोस्तों और इस मिट्टी में क्या क्या नहीं होता, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस नहीं होता, या होता भी है तो बहुत कम होता है। और फिर से सुन लीजिए, इस मिट्टी में प्रमुख तत्व क्या होते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और चूना। एकदम पॉइंट एकदम नोट करके रखिएगा। इस मिट्टी का अगर फैलाव क्षेत्र देखा जाए तो ये मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, ये मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके बाद में गुजरात के भागों में पाया जाता है। और इसके साथ साथ तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भी इस मिट्टी का फैलाव है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, लाल पीली मिट्टी शब्द का प्रयोग जनरली एक साथ ही किया जाता है। दोस्तों इस मिट्टी का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टान जिसे नीस कहते हैं उसके विखंडन से हुआ है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड। कैसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों अगर नीस वर्ड आ जाए जो आग्नेय या रूपांतरित, देखो ऐसे जीके से जोड़ा करो तो आपका जीके अच्छा होगा। अगर कभी भी आप लोग को आग्नेय और रूपांतरित एक साथ अगर किस चट्टान का नाम उसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। और अगर नीस वर्ड आ जाए, मिट्टी के साथ नीस वर्ड पूछे तो क्या हो जाएगा, लाल और पीली मिट्टी। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, नीस के विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों ये दिमाग में अपनी बात को अच्छे से रखिएगा। दोस्तों जैसे कि नाम से ये बात साफ साफ दिख रहा है कि इस मिट्टी का रंग क्या होगा, लाल पीले रंग का होगा। और दोस्तों इस मिट्टी में लौ ऑक्साइड, मतलब जिसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी क्या होती है, लाल होती है। लेकिन जब इस मिट्टी में पानी पड़ जाता है तो पीला हो जाता है। और ये माना जाता है कि जो आयरन ऑक्साइड, जिसको फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड जल से विक्रिया करके फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है, फेरस ऑक्साइड का कलर भी क्या होता है, पीला होता है, इसीलिए वो पीला पड़ जाता है। दोस्तों दिमाग में रखिएगा, अगर आयरन ऑक्साइड कभी भी आयरन वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए कि वो लाल पीली मिट्टी से इसका रिलेशन है। एग्जामिनेशन में आया तो इस चीज को आप एकदम नोटिस करके रखिएगा, इसे छोड़िएगा मत। दोस्तों अगर देश में फैलाव की बात की जाए तो ये मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र पिछले भी वीडियो मतलब आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। और इस प्रायद्वीप के लिए ये वीडियो में लिंक डालूंगा जो आपके गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से बहुत जरूरी है। आप एक बार लिंक पे जाकर वीडियो देखिएगा, बहुत काम आपका आएगा। दोस्तों तो वो मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्र समझा दे रहा हूँ क्या होता है, भारत का नीचे का दक्षिण भारत का वो क्षेत्र जिसके तीन तरफ जल हो और एक तरफ ही बसी भूमि का भाग उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत का दक्षिणी क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और उसके बाद में ये परगना क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, ये सब क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी अधिकता में पाई जाती है। और दोस्तों इस मिट्टी में क्या कम पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये इसमें नहीं अथवा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों हर चीज को दिमाग में रखिएगा, क्या अच्छे से पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है। एक बार और अच्छे से नोटिस कर लीजिए, लाल और पीली मिट्टी में आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जल के साथ मिलकर फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का कलर लाल होता है और जल के साथ मिलने के कारण क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और क्या नहीं पाया जाता है,
नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इस मिट्टी में नहीं पाया जाता है। एकदम दिमाग में रखिएगा क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा दिमाग में चीजें रखिए, कोई बड़ी बात नहीं होती गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकालना। और अगर आप ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं रखेंगे तो वाकई में बहुत बड़ी बात हो जाती है गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकालना। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लैटराइट मिट्टी के बारे में। दोस्तों लैटराइट मिट्टी जनरली वहां पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा बहुत वर्षा होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लैटराइट मिट्टी वहीं पाया जाएगा जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दोस्तों अत्यधिक बारिश के कारण इसके अंदर बलुई जो गुण होते हैं और चूने, ये सब पानी के साथ घुल के नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर बसता क्या है, केवल आयरन ऑक्साइड बसता है, केवल लोहे के ही ज़्यादातर कण बसते हैं। इसलिए इस मिट्टी में लौह तत्वों की अधिकता होती है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिट्टी का निर्माण में जलवायु का बहुत बड़ा भूमिका होता है। दोस्तों इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास केरल में होता है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, केरला में पाया जाता है। और इसके अलावा हमारे देश के पश्चिमी तट और पूर्वी तट में भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियाँ, झारखंड का छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा का पठार। और दोस्तों कहा जाता है, शुरू में आपको बताया था कि लैटराइट मिट्टी वही सबसे ज़्यादा होती है जहाँ बारिश बहुत होती है। तो हमारे देश में एक भाग का नाम बारिश के साथ जुड़ा रहता है, वो क्या है, मेघालय, चेरापूंजी, मासीराम। तो मेघालय के पठार में भी इस मिट्टी की प्रचुरता होती है। दोस्तों जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और आप लोगों को पता भी है कि जो चूना होता है वो क्षार होता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण लैटराइट मिट्टी में चूना रिसकर नीचे चल जाता है और जब क्षार हट जाएगा तो वहाँ क्या बचेगा, अम्ल बचेगा, अम्ल ज़्यादा बचेगा। इसीलिए दोस्तों इस मिट्टी की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। और दोस्तों याद रखिएगा, अम्लीय प्रकृति वाली मिट्टी चाय की खेती के लिए आदर्श स्थिति का निर्माण करती है। इसीलिए असम ये सब क्षेत्रों में चाय की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और चाय की खेती बहुत तगड़े तरीके से असम, केरला ये सब में की जाती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी की। दोस्तों पर्वतीय मिट्टी में वो ढाल पर रहते हैं और पानी का हमेशा बहाव बना रहता है, इसलिए इस मिट्टी की जो परत होती है वो पतली होती है। और दोस्तों इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, लेकिन ये जीवाश्म जल्दी अपघटित नहीं होते। और जब जीवाश्म जल्दी अपघटित नहीं होते तो ये मिट्टी को क्या बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। और इस तरीके से इस मिट्टी की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय रहती है। और दोस्तों इस मिट्टी में क्या नहीं होता या क्या कम होता है, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना की कमी होती है। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर चूने की कमी होगी और पर्वतीय क्षेत्र में बारिश भी होती है तो मतलब चूना इसके नीचे चल जाता है, तो जाहिर सी बात है ये भी एक कारण होता है इस मिट्टी के अम्लीय हो जाने के कारण। और दोस्तों अम्लीय मिट्टी में बागानी फसल बहुत अच्छे से होता है, जिसमें चाय, कहवा ये सब चीज़ों का निर्माण अच्छे तरीके से होता है। इसलिए ये जो मिट्टी है, ये पर्वतीय मिट्टी में इस टाइप के फसलों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी में। दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी में लोहा और फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और दोस्तों इस मिट्टी की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, अभी तक जो दो मिट्टी का इसके जस्ट पहले पढ़ा उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। और जिस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है वहाँ फसलों का कम उपजाऊ होता है, इसलिए यहाँ मोटे फसल जैसे ज्वार, बाजरा ये सब का उत्पादन होता है। और दोस्तों इस टाइप की मिट्टी में दलहन और तिलहन फसलों की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लवणीय या क्षारीय मिट्टी की। दोस्तों इसे रेह, ऊसर या कलहड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस मिट्टी की उपस्थिति ऐसे जलवायु क्षेत्र में होती है जहां अपनी जलवायु एकदम शुष्क होती है अथवा जल निकासी की व्यवस्था बहुत कम होती है। दोस्तों प्राकृतिक तौर पर जल निकासी की व्यवस्था को समझ लीजिए, जैसे कहीं छोटे नाले, फिर छोटी नदियां का जल मिलकर बड़े नदी मिल जाए तो उसके थ्रू समुद्र में वो गिर जाती है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में नदी रहती भी है तो समुद्र में नहीं गिरती, वो रेत में कहीं विलीन हो जाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल लूनी नदी। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे मरुस्थल में विलीन हो जाती है, उसको समुद्र की जरूरत नहीं पड़ती, वो है लूनी नदी, क्योंकि निकास का व्यवस्था नहीं है। और दोस्तों नदियों का जल धीरे धीरे समुद्र में जाता है, इसलिए समुद्र खारा कर देता है, लेकिन इसका जल समुद्र में न जाकर वहीं पर रहता है, इसीलिए इस मिट्टी में खारापन बढ़ जाता है और ये मिट्टी बहुत तगड़ा क्षारीय होती है। और दोस्तों इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस सब चीज की मात्रा बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है और खास करके चूने, पोटास ये सब की मात्रा तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों अगर हमारे देश में इस मिट्टी का विस्तार की बात की जाए तो दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा। और
सुंदरवन के जो क्षेत्र है ना, वहाँ ये मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और थोड़ी बहुत मात्रा इस मिट्टी की केरला में भी पाई जाती है। दोस्तों आखिरी बात करते हैं जैविक मृदा की अथवा जैविक मिट्टी की। दोस्तों इस मिट्टी का जमाव ऐसे जगह होता है जहाँ पर दलदलीय क्षेत्र अधिक होता है और जहाँ पर जैविक पदार्थ का जमाव बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण यहाँ की मिट्टी अम्लीय भी होती है